आज हम बात करेंगे जाति जनगणना की। जी हाँ, जाति जनगणना पहली बार 1931 के बाद पहली बार भारत सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला किया है और अगली जो जनगणना होगी अगले साल ही 2026 में शायद हो, तो उसके साथ जाति भी गिनी जाएगी। इसके पहले 2011 में भी जातियां गिनी गई थी, देखी गई थी, लेकिन उसका नाम सर्वे दिया था, थी जनगणना की तरह ही। उसके आंकड़े सामने नहीं दिए गए। मनमोहन सिंह की सरकार रही 2014 तक, वो भी आंकड़े नहीं दे पाई, सार्वजनिक कर पाई, और मोदी सरकार आई तो वो भी आंकड़े नहीं दे पाई। आखिर 2011 की जो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो क्यों सरकारें जारी नहीं कर पाई, अगर वो समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो 2026 से 27 में जो जनगणना होगी और उसमें जो जाति जनगणना होगी तो उसके जाति जनगणना में क्या क्या चुनौतियां सरकार के सामने होगी, वो कैसे करवाएगी। करना तो ठीक है, लेकिन जाति जनगणना कराना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब आप देखें कि 1931 में जनगणना हुई थी, जाति जनगणना। उस वक्त जो जातियों की संख्या पूरे देश में थी वो 4147 जातियां थी पूरे देश में। उसमें से ओबीसी जातियां, उसमें चूंकि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर था तो उसमें ओबीसी जातियां निकाली गई और कहा गया कि इनकी जनसंख्या जो है वो 54% के आसपास है। जो आजादी के बाद 1951 जनगणना जो हो रही है उसमें जाति जनगणना फिर हुई नहीं, और जो मंडल कमीशन बना 1977 में और 1980 में जो रिपोर्ट दी और जिसके आधार पर 27% आरक्षण 1991 में बीपी सिंह सरकार ने दी, वो जो आधार था वो 1931 की जो जनगणना थी वही आधार था, वही आंकड़े थे, लागू हो गया। अब 2006-07 के बाद फिर से मांग शुरू हुई कि चूंकि ओबीसी की जातियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे उनकी संख्या बढ़ी है, तो उसके हिसाब से नए सिरे से ये पता करना चाहिए कि ओबीसी की जातियां कितनी हैं, उनकी संख्या कितनी है आबादी, और उसके आधार पर फिर उनका आरक्षण हो। फिर ये कहा जाता है कि जो इंदिरा साहनी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ऊपर नहीं हो पाएगा, नहीं होना चाहिए, वो तो कैप लगा दिया था। तो कहा कि भाई उसको भी बाहर किया जा सकता है, 69% तो वहाँ है, तमिलनाडु में है, वो तो है ही, और 10% जो सवर्ण गरीबों के लिए या गरीबों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है तो वो तो 60% हो गया है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो 50% जो इंदिरा साहनी वाला जो कैप है वो जारी रहेगा और ये उसमें शामिल नहीं होगा, ये अलग है, गरीबों के लिए अलग है। तो बहुत सारी चीजें ये खुलेंगी आगे। और जो मांग जो उस वक्त 2006-07 में हुई थी शुरू, उस वक्त लालू यादव भी सरकार में थे, शरद यादव भी थे, मुलायम सिंह शायद उस वक्त समर्थन नहीं कर रहे थे, वो बाद में समर्थन में आए थे संपर्क सरकार के, लेकिन सबकी मांग थी। और इस मांग को देखते हुए 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, और 2011 के जो सेंसस हुआ उसके बाद शुरू किया गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे। सेंसस भी कहा जाता था उसको, सेंसस ही था वो मेनली। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC ये शुरू किया गया। पूरे देश में जातियां गिनी गई कि कौन कौन है, सबको बोला गया कि जाति बताइए। पूरे देश में 48,80,000 जातियां सामने आई। कहा 4,147 1931 में और 2011 में 46,80,000 जातियां। अब सरकार के हाथ पांव फूल गए कि हम आंकड़े जारी कैसे करें। मनमोहन सिंह सरकार नहीं कर पाया आंकड़े जारी, मोदी की सरकार आ गई, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन जो जातियों की जनगणना जो हुई थी उसके आंकड़े नहीं जारी कर पाए।
और एक महाराष्ट्र का केस था, सुप्रीम कोर्ट में आया और वहाँ आरक्षण की बात थी और यहाँ बात उठी कि भाई वो जो रिपोर्ट है, जो सेंसस जो हुआ है, कास्ट सेंसस, उसकी जारी करें, और उसके आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग की गई थी। तो सरकार ने एक एफिडेविट दिया और वो आंकड़े जो महाराष्ट्र वाले हैं, थोड़े से, जितना एफिडेविट में था उतना ही बाहर है, और उससे आप समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उसमें सरकार ने कहा कि 2011 में महाराष्ट्र की जो जनसंख्या थी लगभग 10 करोड़ के आसपास थी। उस 10 करोड़ जनसंख्या में 5 लाख जातियां लोगों ने बताई अपनी, और 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 11% सबसे अधिक संख्या जिन्होंने कहा कि हमारी कोई जाति नहीं है। और 99.8 कह ले, 99.9% कह ले, जातियां ऐसी थीं जिसमें कुल सदस्य जो थे उस जाति में वो 100 से नीचे ही थे। तो सरकार ने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ये आंकड़े जारी नहीं कर सकते हैं। अगर जारी किया तो समाज में क्योस मच जाएगा, सामाजिक ताना बाना सब छिन भिन होने लगेगा, तो ये हम जारी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल ये जारी नहीं करना चाहिए। खैर, उसके बाद मांगे उठने लगी और तमाम तरह के दबाव बने। सरकार ने अब फैसला लिया कि हम करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे कैसे? वो जातियां कितनी रहेंगी? क्या 4147 जातियां जो 1931 की थी, उन्हीं जातियों में कहा जाएगा लोगों को कि बताओ कि कितनी कौन सी जाति है? या लोगों को खुद कहा जाएगा कि भाई आप बताओ आप किस जाति के हो, और लोग जाति बताएं? अगर उन्होंने फिर वही 46,80,000 या उससे भी ज्यादा जातियां बता दी तो फिर आप क्या करोगे? जाति समझना कि कौन किस जाति का है और सेंसस का समझना, यह कैसे होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब कैबिनेट ने फैसला लिया है, उसमें क्या सोच है नहीं है मैं नहीं जानता हूं। अभी कैबिनेट के फैसले व अंदर की बात जब होगी तो आएगा, लेकिन लगभग 3-4 महीना पहले जो मंत्री सीसीपीए में, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में जो जिसने फैसला लिया है, उसमें जो बैठे थे, उन्हीं से मैंने 3-4 महीने पहले पूछा था कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप क्या करेंगे, और मैंने उनको सारे आंकड़े दिए कि ये सब आंकड़े हैं तो जातियां कैसे गिनी जाएगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चूंकि मांग है, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, तो हमें करना तो पड़ेगा। तो एक उपाय के रूप में यह आ रहा था, जो उस वक्त उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम एक कमेटी बना दें जिसमें जितने पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राहुल गांधी मांग कर रहे थे ज्यादा, तो वो आ जाएं, तेजस्वी जो है वहां मांग कर रहे हैं वो आ जाएं, नीतीश की पार्टी के लोग भी आ जाएं, अखिलेश के भी आ जाएं, जो साउथ की पार्टियां बाकी जो हैं, जो जिनको लगता है कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, वो सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव उसमें भेजें और वो बताएं कि जाति कैसे गिने। क्योंकि अगर आप सरनेम से जाति गिनोगे तो राय यादव भी लिखते हैं, राय भूमियाल भी लिखता है, तो वो आप पकड़ नहीं पाएंगे। जो बादल हैं, प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, वो बादल उनके गांव का नाम है जट सिख, तो आप कैसे तय कर लो कि वो जट सिख हैं या कौन से सिख हैं, उनकी जाति क्या है? भाई बहुत सारे लोग अपने गांव के नाम पे लगा देते हैं अपने नाम के आगे। पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो उनका जो है रूपाला गांव का नाम है, वो कड़वा पटेल हैं, तो ये है। और भूमियालों की लिखें तो उसमें तो सिन्हा से लेके, मिश्रा से लेके, पांडे से लेके पता नहीं कितनी जातियां हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में बाकी जो जातियां हैं उनमें भी बहुत सारे सरनेम हैं, और सरनेम के हिसाब से आप जाति निर्धारित नहीं कर सकते। अगर लोगों को खुद बता दो कि अपनी जाति बताएं कि कौन सी जाति है, तो उनको लाभ जुड़ा हुआ है कि अगर मैंने अपनी जाति ओबीसी की बता दी तो हमें आरक्षण का लाभ भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सरकार को ढूंढना पड़ेगा, और जाति जनगणना जो है वो
जब होगी तो एक और बड़ा फैक्टर है जो इस बार जाति जनगणना में आएगा, क्योंकि अभी तक जो 1931 की जाति जनगणना हुई थी उसमें मुसलमानों की जातियां नहीं गिनी थी, क्योंकि मुसलमान को माना था कि उनमें जातियां नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो उनको एक साथ रखा गया था। हिंदुओं में गिना गया था। आज भी जो सेंसस में मुसलमानों की जातियां नहीं गिनी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि ये जाति जो है वो ओबीसी में है तो उसको ओबीसी का लाभ मिल जाता है, उसको नोटिफाई करती है। और जिसमें 75 जातियों को पश्चिम बंगाल ने कर दिया तो नोटिफाई ओबीसी में, और सुप्रीम कोर्ट में केस आया, वो शायद चल रहा है केस अभी उस पर, कि वो गलत ढंग से किया, उस पर कोई आंकड़े नहीं थे और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए और वोट बैंक के लिए ऐसा कर दिया है, वो सब चीजें चल रही हैं। लेकिन अब जब सरकार आई है इस बार और जनगणना करवाएगी, जाति जनगणना भी करवाएगी, तो जो मुझे लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार मुसलमान जो हैं उनके यहां जो जातियां हैं वो उसकी भी जनगणना होगी कि वो भी अपनी जाति बताएं। कहा यह जाता है कि मुसलमानों में 85% से ज्यादा लोग पसमंदा मुसलमान हैं, अजलाफ या ऐसे कुछ उनको बोलते हैं, और अशराफ मतलब उच्च सवर्ण जो मुसलमान हैं वो केवल 15% से भी कम है। लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ले लें, चाहे जिसको ले लें, सब में वही है। जो वक्फ बोर्डों का जो इतना हंगामा चल रहा है और विरोध हो रहा है, 32 वक्फ बोर्ड है देश में और एक में भी पसमंदा मुसलमान नहीं है। तो यानी कि ये जो जाति जनगणना होगी वो पहली बार मुझे लग रहा है कि मुसलमान जो हैं उनके भीतर जो जातियां हैं उसकी भी जनगणना होगी। तो बहुत कुछ सामने आएगा। इस मुद्दे पे फिर कभी बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।